Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I am Shahid Khan, and this is our chemistry lecturer interview preparation session about general organic chemistry. आज हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं उन पर कुछ डिस्कशन करेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे नाम इंडिकेट करे जनरल है, इट्स मीन के इसको हर एक फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के जो भी स्टूडेंट हैं इनऑर्गेनिक के, फिज़िकल के, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के, उनको इनके बारे में हाउ नो होनी चाहिए जी। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी। टेक्निक फिर वही कि आपके पास क्वेश्चन है उसको स्टॉप करें, उसको लिसन करें और उसके बाद उसको आंसर करने की पहले कोशिश करें। अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो देन वीडियो प्ले करें। ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हम क्या कहते हैं, जब हमारे पास दो एटम आपस में बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं और उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, तो एक एटम क्या करते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, थोड़ा सा उसके स्लाइटली उसकी तरफ चले जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और जिसकी कम होती है उससे थोड़ा सा दूर, जिससे दूर जाते हैं उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसके करीब आते हैं उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये जो पोलराइजेशन प्रोड्यूस होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स टू एटम आर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्प्लेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, एज ए रिजल्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेट ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज एंड द अदर एटम गेट्स इक्वल स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है कि इंडक्टिव एटम आफ्टर कहीं पे 2 लिखा हुआ है, कहीं पे 4 एटम लिखा हुआ है, कि उसके बाद जो है वो क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं जी। एक चीज़ आपने ये माइंड में रखनी है। दूसरी बात आपने ये रखनी है, ओके, हाँ, इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है कि दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट और मसलन जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होती है लॉन्ग कार्बन चैन, उसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, मगर ये इतनी कोई वो नहीं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि ये टेम्पररी है या परमानेंट, तो दिस इज़ परमानेंट इफेक्ट। टेम्पररी वो होते हैं ना जो रिएजेंट के अटैक करने के टाइम पे अपीयर हो जाए, वैसे नॉर्मली ना पे हो, मगर ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं जी। एक चीज़ और ये क्या करते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मसलन उस स्पेसिफिक एटम से दूर जाते जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम के पास नहीं जाते, वो उसी एटम के शेल में होते हैं, थोड़ा स्लाइटली उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस होते हैं, मगर होते हैं उसी एटम के वैलेंस शेल में। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो दो टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं हमारे पास। एक को बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको -IE से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव। आसान कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस तरह इसको रिलेट करते हैं कि जो बंदा किसी से कोई चीज़ छीनता है तो ये एक नेगेटिव मसलन एक्टिविटी है ना, तो इसको नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये ऐसा एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, जिसको नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जो कार्बन चेन को या कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो देने वाली सिर्फ क्या है, सखावत है, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन एटम को डोनेट करेगा, इसका मतलब वो क्या है, +I इफेक्ट शो करते हैं जी। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इफ़ द एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू ए कार्बन एटम is such that it attracts the shared pair of electron towards itself, अपनी तरफ खींचता है, it is said to exert a negative or -I effect। ठीक है, ओके, मसलन हमारे पास होते हैं NO2, COOH, इसी तरह हेलोजन वगैरह, ये सारे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। हाई इलेक्ट्रॉनिक होती है, अपनी तरफ एटम इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। दूसरी टाइप का इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इफ़ द एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू द कार्बन इज सच दैट इट पुश द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम इट। ठीक है, कि अपने से अवे उसकी तरफ देते हैं। ठीक है, इट इज सेड टू एग्जर्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मसलन हमारे पास क्या है,
हमारे पास आपके पास आ जाएगा जी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह अल्काइल कोई भी ग्रुप है, मतलब सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो ये सारे आपको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं कार्बन एटम की तरफ, कार्बन चेन की तरफ। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन, या कौन सा एटम माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, कौन सा प्लस आई? तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड लिया है उस वो कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ऐसे एटम जिसकी ये एबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की हाइड्रोजन के मुकाबले में, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो वो आपके पास क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। और ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनकी ये एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की एबिलिटी हाइड्रोजन से कम है, तो उसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो हाइड्रोजन इसमें क्या किया गया है, उसको स्टैंडर्ड लिया जी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट और इंस्टेंटेनियस ट्रांसफ़र होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन पेयर की, ठीक है, किसी भी एटम की तरफ, ठीक है। किसी मल्टीपल बॉन्ड में ये काम होते हैं। और ये होता कब है, टेम्परेरी इफेक्ट है, इसका मतलब है कि अटैकिंग रिएजन के टाइम होता है, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि इट इज़ टेम्परेरी इफेक्ट विच इन्वॉल्व्स a complete and instantaneous transfer of a shared pair of electron to one or the other atom joined by multiple bond at the requirement of an attacking reagent। क्या मतलब जी, मतलब आपका ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। आपके पास कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है, मैं आर लिखता हूँ, रिएजेंट कोई भी है, रिएजेंट ये अल्काइल नहीं है, अच्छा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी, तो इसके उसके मसन इसकी वजह से, इसके इफेक्ट की वजह से ये बाण या तो इधर शिफ्ट हो जाए कम्प्लीटली, या फिर आपके पास क्या हो, इधर शिफ्ट हो जाए कम्प्लीटली, दोनों में से एक, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टेम्परेरी इफेक्ट है, जैसे बात होगी ये। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जाहिर है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ जाएगा, ठीक है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। मगर अगर सेम एटम है तो फिर इक्वल चांस है किसी भी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसकी भी दो टाइप्स होती है, एक को हम बोलते हैं प्लस ई और एक को क्या बोलते हैं, माइनस ई बोलते हैं, ठीक है। प्लस ई क्या होगा, माइनस ई क्या होगा, इसकी हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक की टाइप्स है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम द ग्रुप, ग्रुप से अवे जब इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप अटैक कर रहा है उससे अगर अवे, मसलन ये इसने यहाँ पे अटैक किया है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ये वाला हो रहा है, ठीक है, उस साइड पे जा रहा है, तो इस टाइप के इसको हम क्या कहेंगे, प्लस ई कहेंगे। एंड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स द ग्रुप, मसलन इसने इधर अटैक किया और इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, तो तब हम क्या कहेंगे कि ये जो ग्रुप है ये आपके पास क्या है, माइनस ई ग्रुप है, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं डिस्क्राइब रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस क्या होती है जी, हम अगर आसान वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं कि डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। डी लोकलाइजेशन जब होती है पाई इलेक्ट्रॉन की तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं जी। अब ये फिनोमिना क्या है कि जब हम किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि समटाइम इट इज़ फाउंड दैट सिंगल स्ट्रक्चर फार्मूला कैन नॉट सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए गिवन कंपाउंड, कि एक सिंगल स्ट्रक्चर से सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब इस केस में क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर फार्मूला हमें लिखने पड़ते हैं, और जिनमें क्या होती है जो एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ एटम तो सेम होती है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट, जैसे बेंजीन की कैक्यूल स्ट्रक्चर, देवर स्ट्रक्चर वगैरह हम बनाते हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल नहीं होती, और ये जो स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वेरियस स्ट्रक्चर जो बनती है उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वेटेड एवरेज लेके हम क्या करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि हमारे पास द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड को क्या करती है, एक्सप्लेन कर सकती है जी, ठीक है, ओके। अब रेजोनेंस मसलन ओजोन में आप एग्जांपल दे सकते हैं, रेजोनेंस होती है, या बेंजीन में होती है, इनमें एग्जांपल आप दे सकते हैं। अच्छा, रेजोनेंस को ही ना वो बोलते हैं, मिजोमेरिज्म भी बोलते हैं, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है, आप याद रखने। जब मसलन बेंजीन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगो ना, जैसे एमाइन वगैरह, और लोन पेयर की ट्रांसफ़र वगैरह हो, तो उसको मिजोमेरिक इफेक्ट
हम कह देते हैं। मगर जब सिर्फ बेंजीन में जैसे सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट इधर उधर रोटेट, उसको म्यूजियम में उसको रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा है डिफरेंस, मगर अक्सर औकात दोनों को सेम ही काउंट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशन है? मुख्तलिफ कंडीशन होती है जी। पहली है, पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई इन द स्ट्रक्चर मस्ट बी द सेम। न्यूक्लियाई या एटम की जो पोजीशन है स्ट्रक्चर में वो आपके पास सेम होनी चाहिए, उसको आपने छेड़ना नहीं है जी। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है ई स्ट्रक्चर, वो क्या है? मस्ट बी सेम, वो आपके पास है। मसलन एक में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी दो, तीसरे में भी दो होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, अगर नहीं है तो किसी में भी नहीं होने चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि ईच स्ट्रक्चर मस्ट हैव अबाउट द सेम इंटरनल एनर्जी, कि ईच स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो आपके पास क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए एनर्जी। ठीक है, फोर्थ हमारे पास कंडीशन आती है जी, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर ऑफ हाई एनर्जी। कैसी कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की क्या हो? सेपरेशन हो, उसकी क्या होती है? एनर्जी हाई होती है, एंड हेंस कंट्रीब्यूट स्लाइटली टुवर्ड्स द रेजोनेंट हाइब्रिड। और हाई एनर्जी है तो लेस स्टेबल है, इसका मतलब लेस कंट्रीब्यूशन होगा उसकी, जो हाइब्रिड हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, एक और बात आप इसका फार्मूला इसका रूल याद रखें कि जितनी आपके पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म ज़्यादा होंगी, इतनी आपके पास क्या होगी? उस मालिक्यूल की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। जितनी उसकी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इतनी ज़्यादा उसकी क्या बनेगी, क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, ओके। और हमारे पास नेक्स्ट छठी कंडीशन है कि लार्जर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर द ग्रेटर इज इट्स स्टेबिलिटी। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा होंगे, इतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या आपके पास क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो दीज आर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ रेजोनेंस। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ रेजोनेंस? तो कंसिक्वेंसेस क्या है इसके जी? पहली है बॉन्ड लेंथ। क्या है? द बॉन्ड लेंथ इन एक्चुअल मालिक्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअल मालिक्यूल में बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती है, किसके मुकाबले में? हमारे पास जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मसलन हमारे पास ये क्या है? बेंजीन की स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए? इसकी होनी चाहिए 1.54 एंगस्ट्रॉम। मगर एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ना 1.34 होती, ना 1.5, बल्कि सारी जो आपके पास बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होती हैं। और कितनी होती हैं? वो आपके पास 1.39, ना वो सिंगल बॉन्ड के करीब, ना डबल बॉन्ड के, इंटरमीडिएट से। ठीक है, इसका मतलब है कि जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उनकी और एक्चुअल मालिक्यूल की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? डिफरेंट होती है। दूसरी बात आती है बच्चों स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी का क्या मतलब? कि हमारे पास जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होती हैं वो क्या होती है? उनकी एनर्जी हाई होती है, तो वो लेस स्टेबल होती है, किसके मुकाबले में? रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी लो होती है और वो क्या होती है? ज़्यादा स्टेबल होती है जी। ठीक है, और ओके, तो ये हमारे पास क्या है? कंसिक्वेंसेस ऑफ रेजोनेंस। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, व्हाई इट इज आल्सो टर्म्ड एज नो बाउंड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है और इसको नो बाउंड रेजोनेंस क्यों कहते हैं? तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है कि हम कहते हैं कि इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस, जिसमें क्या होता है? विच इन्वॉल्व द ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल विद पाई ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। कि ये स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस होती है जिसमें क्या होती है? हमारे पास ओवरलैपिंग होती है सिग्मा ऑर्बिटल की, किसके साथ? पाई ऑर्बिटल के साथ या पी ऑर्बिटल के साथ। और मसलन हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और इधर ये चेन एक्सटेंड कर रही है, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2 है, और यहाँ पे एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपके पास ऑर्बिटल है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिग्मा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे इस p के साथ। ठीक है, ये जो p इसके साथ ओवरलैप करेंगे, और हमारे पास क्या बनाएंगे? हमारे पास ये बनाएंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मैं sp2 को मिटा देते हैं, तो मैं कोई चीज़ ड्रा करनी है जी। sp2 कार्बन, यहाँ पे ऐसे ही हाइड्रोजन, और ये ऐसे ही हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन भी ऐसे ही, और ये चेन भी ऐसे ही, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये इधर रुका रहेगा,
और इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम नाम देते हैं किसका, हाइपर कॉन्जुगेशन का। अब सेकंड हमारा पार्ट था कि व्हाई इट इज आल्सो टर्म इज नो बाउंड रेजोनेंस। इसको नो बाउंड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखें, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये वाली, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई भी बाउंड नहीं है, किसके दरमियान, बिटवीन H प्लस एंड कार्बन के दरमियान कोई बाउंड नहीं है ना। ठीक है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको नो बाउंड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नो बाउंड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ये रीजन है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं व्हाट इज मीन बाय रिएक्शन इंटरमीडिएट, लिस्ट ऑल ऑफ देम। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, इन सब की आप नाम लें जी। ओके, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं, नेम और शॉर्ट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, ओके, हमारे पास क्या होता है, मतलब कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहा है, उसमें आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स है, ये डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते, ये पहले इंटरमीडिएट बनाते हैं, और वहाँ से ये क्या करते हैं, ये आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जी। अब ये जो इंटरमीडिएट होते हैं, ये याद रखें, ये आपके पास क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बड़े थोड़े टाइम के लिए क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, कौन कौन से इंटरमीडिएट होते हैं, अगर उसकी हम लिस्ट बनाते हैं तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट होता है जी, उसको हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन बोलते हैं जी। कार्बोकेटाइन, उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख के उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दो, कार्बोकेटाइन। एक होता है उसको कार्बेनाइन बोलते हैं, जब आर के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं जी। ठीक है, एक होता है उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल जब इसके ऊपर क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, डॉट हो जाए। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास कार्बीन होते हैं, कार्बीन क्या होते हैं, डाई वैलेंट कार्बन होते हैं, ये आपके पास अल्काइल ग्रुप है, और ये आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ये यहाँ पे ये क्या है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, और न्यूट्रल होते कोई चार्ज नहीं होता। और एक क्या होते हैं, नाइट्रीन होते हैं, नाइट्रीन क्या होते हैं, ये कार्बीन एनालॉग ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पे भी आपके पास दो, आपके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई चार्ज नहीं, कार्बीन। और एक और होते हैं जी, उसको हम बोलते हैं बेंजाइन। बेंजाइन क्या होते हैं, कुछ इस तरह से होता है, ये आपके पास है ये और ये, और साथ यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये आपके पास क्या है, बेंजाइन है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं जी। उसके बाद कहते हैं व्हाट आर फ्री रेडिकल, डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि फ्री रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम कंटेनिंग ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या ऑड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल है, क्लोरीन फ्री रेडिकल एग्जांपल के तौर पे। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होगा, एंड हाईली रिएक्टिव स्पीशीज फॉर्म बाय, कैसे बनेगा, बाय होमोलेटिक फिशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। होमोलेटिक का पता है ना, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसको होमोलेटिक बोलते हैं जी। ठीक है, उसके बाद ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये डायमैग्नेटिक होते हैं। तो याद रखें कि दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस वजह से ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, they are extremely reactive since they have tendency to complete the octet of the atom carrying the unpaired electron। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किस वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद दे हैव शॉर्ट लाइफ पीरियड, बहुत थोड़े टाइम के लिए क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दे आर यूजली फॉर्म इन रिएक्शन विच आर कैरीड आउट। अब किस कंडीशन में ये बनेगा, कि ऐसे रिएक्शन में बनेगा जो हाई टेम्परेचर पे हो, या क्या हो, अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में हो, या इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल, मसलन परऑक्साइड वगैरह, फ्री रेडिकल, रेडिकल जो इनहिबिटर्स वगैरह होते हैं, तो उनकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर, और तीसरी बात है अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में ये जनरेट होंगे, कौन, फ्री रेडिकल। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स की। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कार्बन एटम है अल्काइल रेडिकल का, वो आपके पास मसलन कुछ इस तरह से हम इसको ड्रा कर सकते हैं कि ये सॉरी, ये आपके पास कार्बन एटम है, ये एक उसके साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये आपके पास अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। क्या मतलब, कार्बन एटम अल्काइल फ्री रेडिकल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 क्या होगी,
जब फ्री रेडिकल बन गया तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, एक बात। ठीक है। अब इसमें तीन जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp2 वो तीन एटम या ग्रुप के साथ जुड़े होंगे, और फ्री रेडिकल जो है वो इसकी स्ट्रक्चर जो है इसकी बात करें तो वो क्या क्या होगी आपके पास, प्लेनर होगी। क्या होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी जी। ठीक है। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो आपके पास क्या होगा, 120 होगा। ठीक है, ये आपने करना है। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में होगा, वो हाइब्रिड में होगा, अनहाइब्रिड, वो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब देखें, हमें ये पता है कि फ्री रेडिकल जो है ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जितने अल्काइल ग्रुप इसके साथ क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, इतना ये स्टेबल होगा। हम कह सकते हैं कि जो टर्शरी वाला फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी वाले से, और सेकेंडरी वाला आपके पास क्या होगा, प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होगा, और प्राइमरी वाला आपके पास क्या होगा, आपके पास सी एच रेडिकल से क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे ये ज़्यादा स्टेबल होगा, जितने कम होंगे उतना कम स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर कार्बोकेटाइन, डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं और इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कि ऐसा हमारे पास ग्रुप जिसमें कार्बन के ऊपर क्या हो, चार्ज हो। स्पीशीज विच हैज ए कार्बन एटम बेयरिंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एंड हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज इस कॉल्ड कार्बोनियम आयन, या इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन बोलेंगे। एग्जांपल क्या है, मसलन आपके पास मैंने पहले आपको बताया था कि आपने क्या करना है जी, आपने अल्काइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप लेना है। जैसे कि आपके पास ये अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन है, ये इसके साथ ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये दो, ये दो, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके ऊपर क्या है, 7 पॉजिटिव चार्ज आ गया जी। इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन बोलेंगे जी। ठीक है। अब इसके क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, याद रखें, कार्बोकेटाइन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंप्लीट द ऑक्टेट, एंड कंसिक्वेंटली दे आर एक्सीडिंगली रिएक्टिव। इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इसकी ये टेंडेंसी होती है कि अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करे, इसलिए ये भी आपके पास क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ये क्या करते हैं, आइदर ये न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है, मसलन OH नेगेटिव वगैरह या कुछ भी, इनके साथ ये क्या करते हैं, यहाँ से कंबाइन हो जाते हैं, एक ये साइनाइड आयन वगैरह के। या फिर दूसरा इसका ऑप्शन ये होता है कि ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को लूज कर सकते हैं। कैसे, जहाँ जैसे मैं यहाँ पे अगर आपके पास बनाऊँ CH2 और एक हाइड्रोजन को मैं ऊपर करूँ, ठीक है, तो ये इस प्रोटॉन को इधर क्या करते हैं, लूज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी इस डिफिशियंसी को, जो पॉजिटिव चार्ज इसको खत्म करने के लिए। ठीक है, और एक प्रोटॉन को लूज करके क्या बना देगा, अल्कीन बनाएगा। दो ऑप्शन होते हैं इसके पास, या न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड हो जाए, या अपना प्रोटॉन लूज कर ले ताकि इसके ऊपर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। ठीक है, और याद रखें, लॉस ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से जब लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा तो हम कहेंगे कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, और जब आपके पास क्या होगा, बाय कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल होगा, तो हम कहेंगे ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है जी। ठीक है, उसके बाद अगर स्टेबिलिटी की बात करें कार्बोकेटाइंस की, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये भी आपके पास डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के ऊपर जी। ठीक है, रेजोनेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, अल्काइल ग्रुप के ऊपर। पहले अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, जितनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इसके साथ लगे होंगे इतना ये स्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टर्शरी वाला है वो ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी से, और वो स्टेबल होगा किससे, प्राइमरी से, और वो स्टेबल होगा आपके पास मिथाइल ग्रुप से, CH3 से। ठीक है, मगर याद रखें, इन सब से जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो ये होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, कभी ना टर्शरी के साथ ये लगा लेते। अब ये टर्शरी तो नहीं, ये कौन सा है, ये आपके पास प्राइमरी है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है, तो हम क्या कहेंगे, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। वाई, ड्यू टू रेजोनेंस। तो उस इसमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व है, और इसमें रेजोनेंस भी है, तो इस वजह से ये वाला नीचे वाली जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा आपके पास स्टेबल है। वजह क्या है कि रेजोनेंस इज मोर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट आर कार्बन एनाइंस, डिस्कस इज देयर फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। ओके, कार्बन एनाइंस क्या होते हैं, कार्बोकेटाइंस की बात होगी, हमने कर ली। अब बात करते हैं कार्बन एनाइंस की। ठीक है, अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर की बात नहीं की थी कार्बोकेटाइंस की, इसका स्ट्रक्चर था, हाँ, स्ट्रक्चर की हमने बात नहीं की, हम थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं फिर आगे चलते हैं जी। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखें, आपके पास मिथाइल कार्बोकेटाइन को मैं ले कि उसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, और इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। बच्चों, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होगी, sp2 होगी, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 होगा, और ये आपके पास क्या होगी, प्लेनर स्ट्रक्चर होगी जी।
ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, sp3 से sp2 हो जाएगी। ओके, व्हाट आर कार्बन एनायन, डिस्कस देयर फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें। कार्बन एनायंस क्या होते हैं कि हम कहते हैं जब कार्बन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसको कार्बन एनायन बोलते हैं। कि ऑर्गेनिक एनायन विद द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इन इज नोन एज कार्बन एनायन। ठीक है, ये कैसे जनरेट होगा? बाय रिमूवल ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम ए मॉलिक्यूल विदाउट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मसलन जैसे प्रोटॉन को जब हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, कोई बेस आ जाए, वो कार्बन के साथ जो प्रोटॉन जुड़े उसको उठा दे विदाउट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अगर वो चला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन एनायन बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी की बात करें सबसे पहले। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो हमारे पास जो टर्शरी वाला है, अब टर्शरी वाले के साथ 3 डोनेटिंग ग्रुप है, ये लेस स्टेबल हो जाएगा सेकेंडरी के मुकाबले में। और सेकेंडरी इज़ लेस स्टेबल देन प्राइमरी, और प्राइमरी इज़ लेस स्टेबल देन मिथाइल ग्रुप। याद रखें इसका। और जो बाकी आपके पास क्या है, इसका और जो बाकी कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी और कार्बन केटायन की स्टेबिलिटी बिल्कुल क्या है? अपोजिट है जी, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अभी इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में आपके पास क्या है, देखें कि हमारे पास क्या है, ये कार्बन है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो कहीं नहीं गए, सिर्फ एटम गया है ना। तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम ऑफ सिंपल कार्बन एनायन इज sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, अब 3 sp3 हाइब्रिडाइज जो है वो उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया, और जो चौथा है उसके पास क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि कार्बन एनाइंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद अमोनिया। अमोनिया के साथ ये क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, और इसकी जो शेप होती है वो आपके पास क्या होती है? पिरामिडल होती है। क्या शेप होती है? पिरामिडल। अमोनिया की भी पिरामिडल होती है ना, इसकी भी यही शेप होती है। नेक्स्ट है, कहते हैं व्हाट आर कार्बीन। इसकी आप फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर के बारे में बात की। कार्बीन्स क्या होते हैं? ये डाई वैलेंट न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज होती है। ठीक है, न्यूट्रल डाई वैलेंट केमिकल स्पीशीज होती है जिसमें क्या हो? कार्बन एटम है 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, आउट ऑफ विच 2 आर अनशेयर्ड, 2 अनशेयर्ड होंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट कार्बीन जो है मिथाइलिन उसको बोलते हैं। मसलन ये कार्बन है, ये स्ट्रक्चर है ये, और यहाँ पे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड, ये दो डाईवैलेंट। डाईवैलेंट का मतलब 2 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है। इसको हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, इसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइलिन वगैरह से, अगर यहाँ दोनों साइडों पे हाइड्रोजन हो जाए। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? जब हम क्या करेंगे, डाई एजो मीथेन के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट का रिएक्शन होगा, तो उस टाइम पे आपके पास क्या होते हैं? कार्बीन बनती है। डाई एजो मीथेन क्या होते हैं जी? इसको मैं मिटा के लिखता हूँ। मसलन हमारे पास क्या है, ये आपके पास CH2 है और N2 है। ठीक है, इसको डाई एजो मीथेन बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट हो जी, अल्ट्रावायलेट लाइट, तो हमारे पास ये क्या बनता है? CH2 बन जाता है, और ये डाई वैलेंट मसलन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 7 नाइट्रोजन गैस यहाँ से क्या होती है? रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो अब इसकी बात करें इस टाइप्स की, तो 2 टाइप्स की कार्बीन होती है हमारे पास। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बीन आर पेयर्ड आर नॉट। ठीक है, 2 टाइप्स कौन सी होती है? एक को बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन, और एक को क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन क्या होते हैं? वो कार्बीन जिसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। ठीक है, और सिंगलेट कार्बीन को हम फिर कैसे लिखते हैं? कि CH2 लिख के ना, साथ एक ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, एक नीचे की तरफ। इसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? पेयर्ड है, अपोजिट स्पिन है। ठीक है, और ट्रिपलेट कार्बीन क्या होती है? कि वो कार्बीन होती है जिसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपके पास क्या होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं, वो पेयर्ड नहीं होते। अब उसको कैसे लिखते हैं? उसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ये सिंगलेट आ गई, तो अब मैं ट्रिपलेट लिखता हूँ कि ये आपके पास CH2 है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जब लिखेंगे इस मीन ये आपके पास क्या है? अनपेयर्ड है। अब आपके पास दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा और कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो याद रखना, ट्रिपलेट कार्बीन इज लोअर इन एनर्जी एंड हेंस मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन। ये जो ट्रिपलेट है, ये कार्बीन ये क्या है? मोर स्टेबल है। किसके मुकाबले में? ये जो सिंगलेट जो आपके पास क्या है? सिंगलेट है, उसके मुकाबले में ये सिंगलेट है, और ये आपके पास ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मोर स्टेबल, कम एनर्जी उसकी। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कार्बन की ये भी आपके पास क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब जो सिंगलेट होते हैं, जो हमारे पास क्या है? सिंगलेट कार्बन है, इसमें जो आपके पास क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन होती है। वो क्या होती है? वो आपके पास क्या होती है? sp2 होती है। क्या होती है? sp2। मसलन
ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी आपके पास क्या होंगे, sp2 में होंगे, और दो हाइड्रोजन एटम भी sp2 में होंगे, और p ऑर्बिटल आपके पास वैसे ही वैकेंट रहेगा, ठीक है। मगर जो ट्रिपलेट कार्बीन होती है, याद रखें इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, sp होती है, और जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिपलेट वाला sp और सिंगलेट वाला sp2 होगा। ओके, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कार्बीन, ये हमने बात तो कर ली, सॉरी उसी में हमने कर ली सिंगलेट, और जो मैंने बात की ना सिंगलेट और ट्रिपलेट वाली, कि सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे दोनों आपके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और sp इसमें मैंने बात की कि ट्रिपलेट आपके पास sp हाइब्रिडाइज होगा, और आपके पास ये सिंगलेट जो है ये आपके पास क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये बात मैंने उसी में कर ली डिटेल में, ठीक है। ओके, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट वी कम अक्रॉस, हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जनरली हमारे पास 4 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। एक होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। दूसरा होते हैं एडिशन रिएक्शन, कोई एटम आके अनसेचुरेटेड सिस्टम में क्या होता है, ऐड होते हैं। तीसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास सेचुरेटेड से कोई मालिक्यूल एडजेसेंट एटम से क्या करते हैं, रिमूव होते हैं और अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन जाते हैं। उसके बाद है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात होगी। उसके बाद रीअरेंजमेंट मसलन एटम के अंदर ही कुछ चेंजेस आती हैं फॉर द सेक ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होते हैं जो ऑर्गेनिक में हम डिस्कस करते हैं। सेशन हमारा काफ़ी लेंथी हो गया तो इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं, या आप ये कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं या इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियोफाइल मतलब लविंग, कि न्यूक्लियोफाइलिक रिएजेंट इज ए रिएजेंट with an atom having an unshared or lone pair of electron, ठीक है। such a reagent is in search of point where it can share these electron to form a bond। न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास दो कैटेगरी में आते हैं, एक न्यूट्रल होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात आपने और याद रखनी है कि आसान अगर टर्म्स में डेफिनेशन करें ना, कि न्यूक्लियोफाइल्स आर दोस रिएजेंट विच आर इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं जी। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, कि इलेक्ट्रोफाइल आर रिएजेंट विच आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन को सर्च करती है, ठीक है। ये आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल्स भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, और क्या होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। एसिड की स्ट्रेंथ को कौन एक्सप्लेन करते हैं, तो याद रखें एसिड क्या होते हैं, जो H+ आयन है ना उसको एसिड बोलते हैं। तो हमारे पास ये डिपेंड करते हैं, मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर नेचर ऑफ द एटम होल्डिंग दी हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास एसिड मसलन वो प्रोटॉन इजीली डोनेट हो सकते हैं तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हो तो एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है दूसरा फैक्टर इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट इन दी मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसके साथ, एसिड के साथ, तो वो उसकी एसिडिटी को कम कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो एसिडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में इसको शॉर्ट तो करता हूँ क्योंकि बहुत लेंथी हो गया सेशन, ठीक है। फैक्टर दैट इट स्ट्रेंथ ऑफ बेस भी मुख्तलिफ फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो इसमें हमारे पास तीन फैक्टर आते हैं। नेचर ऑफ द एटम होल्डिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास ऐसे एटम के साथ, ऐसे एटम के पास है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, साइज स्मॉल है और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली अवेलेबल होगा रिएक्शन के लिए। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो फैक्टर मैंने बात की ये क्या करते हैं, ये बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती हैं, वो बेस स्ट्रांग होगी जी, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ लोन पेयर, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इतनी बेस स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और नेक्स्ट है इंडक्टिव या रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक ग्रुप को बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे। ये एसिड के अपोजिट है बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है जी, इसकी बात करते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होते हैं जी, कि हम बात करते हैं कि वेरियस स्टेप थ्रू विच एन ऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मसलन जिस स्टेप से हमारे पास कोई रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, उस पूरे पाथ को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं जी।
नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अक्सर ये पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। याद रखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन वगैरह। अब इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है कि कार्बन एटम ज्वाइन विद ईच अदर एंड सम अदर एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से। और यहाँ पे इनऑर्गेनिक में क्या होते हैं, फॉर्म सिंपल आयनिक मॉलिक्यूल या कोवेलेंट दोनों बना सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं, शो आइसोमेरिज्म वेयर बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक डू नॉट शो आइसोमेरिज्म सिवाय कोऑर्डिनेशन के, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। गैसेस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मगर इनऑर्गेनिक जनरली हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। मगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक में इनसॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं जी। नंबर 7 पॉइंट इसका कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन जो होते हैं स्लो होते हैं और डू नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन, मगर जो इनऑर्गेनिक के रिएक्शन होते हैं वो फास्ट होते हैं और प्रोसीड टू इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं जी। ये अब लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड के दरमियान डिफरेंस क्या होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं फॉर्म बाय लीनियर ओवरलैप ऑफ एस और पी ऑर्बिट, एस और पी ऑर्बिट की लीनियर ओवरलैप से बनते हैं, जबकि पाई बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म बाय लेटरल या साइड वाइज ओवरलैप ऑफ 2p ऑर्बिटल, याद रखें। और सेकंड डिफरेंस है कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं अराउंड द न्यूक्लियर एक्सिस, और पाई बॉन्ड नॉट सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियर एक्सिस, ये अबाव और बिलो द प्लेन होते हैं। थर्ड डिफरेंस है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक बॉन्ड। नेक्स्ट है कि सिग्मा बॉन्ड हैज वन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पाई बॉन्ड हैज 2 रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो द प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली, और यहाँ पे पाई बॉन्ड में क्या होती है, रोटेशन अबाउट ए पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने बाकी सेशन नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वो मौजूद है, उनको भी देख लें। विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।